जय हिंद दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है। बात करूंगा आज किसकी बात करूंगा भाई, टॉपिक है हमारा राज्य की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ स्टेट को समझने के ऐसे 3 अप्रोचेस हैं जो कि आपकी पॉलिटिकल साइंस थ्योरी के अंदर आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये। नेचर ऑफ स्टडी है, किसकी स्टडी करना भाई, स्टेट की। उदारवादी यानी कि लिबरलिज्म, मार्क्सवादी यानी कि मार्क्सिज्म एंड गांधीवादी यानी गांधीज्म। दोस्त ये 3 अप्रोचेस हैं जो हमें ये बताते हैं कि एक स्टेट को किस तरीके से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, एक स्टेट को किस तरीके से शासन चलाना चाहिए। यहाँ पे स्टेट का मतलब सरकार से है, ठीक है। जब भी स्टेट का वर्ड आएगा तो समझना मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम एक घर की बात कर रहे होते हैं तो हम घर में रहने वाले लोगों की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि घर तो एक स्ट्रक्चर है जो ईंटों से बना हुआ है। सेम उसी तरीके से एक स्टेट भी एक भूमि है, एक लैंड है, टेरिटरी है। लेकिन मेन जो बात होती है, जो उस टेरिटरी पे क्या गवर्न यानी कि शासन चला रही होती है, वो है हमारी गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट को जनता ने चुनकर भेजा है, इसलिए जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से देश को चलाती है। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है कि जो लिबरल और मार्क्सिस्ट और जो गांधीनियन जो ये अप्रोच है स्टडी करने का स्टेट को, कि स्टेट का नेचर क्या है। स्पेशली जब हम स्टेट के बारे में जब हम समझते हैं कि स्टेट है क्या, तो हम इन 3 अप्रोचेस को स्टडी करते हैं। तो जब आपको 3 अप्रोचेस समझ में आ जाएगा तो समझ लो आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्टेट आखिर किस सिस्टम के तहत आज चल रहा है। तो दोस्त, सबसे पहले जब हम स्टेट को समझते हैं तभी आपको आगे चल के सारे टॉपिक्स को समझने में बहुत आसानी हो जाएगा। सबसे पहले दोस्त, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ये है गार्नर। जब भी हम राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स की जब बात करते हैं तो पॉलिटिक्स का यानी कि हिंदी मीनिंग जो राजनीति है, इसका वर्ड ही पहले राज यानी कि राज्य से स्टार्ट होता है। राज्य को चलाने के लिए, राज्य को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई पॉलिसी या नीति को ही हम राजनीति कहते हैं, सिंपल मीनिंग में। ऐसे तो राजनीति के बहुत सारे मीनिंग है, मैंने अपने वीडियोस में बता रखा है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस में पहले अपलोड कर चुका हूं, तो रेफरेंस वीडियो में आपको लिंक दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप उसको भी देखते रहना है। तो व्हाट इज पॉलिटिक्स मैंने आपको समझाया है, उसके अंदर राजनीति को अच्छे से आप समझ सकते हो। लेकिन दोस्त, गार्नर ने क्या कहा है, ये गार्नर है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए दोनों में कॉम्बिनेशन बनाकर चलूंगा ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो गार्नर, इन्होंने क्या कहा है, गार्नर भाई किसी को प्रॉब्लम तो होगा नहीं, फिर भी मैं देख लेता हूँ। देखो, गार्नर, ठीक है। इनका क्या कहना है, पॉलिटिक्स बिगन्स किसमें, एंड एंड्स विद द स्टेट। राज्य की शुरुआत ही है, ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखना भाई, जब भी कोई भी स्टेटमेंट किसी भी थिंकर, पॉलिटिकल थिंकर के द्वारा दिया जाता है तो आपके आंसर में वो सबसे पहले, आंसर राइटिंग में वो सबसे इंट्रोडक्शन के बाद आपको थिंकर के व्यूज ही लिखना होता है। समझ में आया दोस्त? तो राजनीति की शुरुआत यानी कि पॉलिटिक्स की शुरुआत और एंड राज्य से ही होती है। दैट मीन्स राज्य यानी कि जो राजनीति, जो हमारा विषय है, जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम ओनली स्टडी का जो करते हैं दोस्त, वो स्टेट है। लेकिन आज पॉलिटिक्स के डेफिनेशन में चेंज आया है। आज हम सिर्फ स्टडी स्टेट का ही नहीं करते, आज हम पावर्स का भी करते हैं, स्ट्रक्चर का भी करते हैं, इंस्टीट्यूशन का भी करते हैं, प्रोसेस का भी करते हैं, इन सभी चीज़ों का स्टडी करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो गार्नर का है और इनके डेफिनेशन से ये तो साफ हो जाता है कि पॉलिटिक्स का जो मेन सब्जेक्ट है वो है स्टेट। अब दोस्त, स्टेट तो हम समझ में आ गया कि पॉलिटिक्स के अंदर स्टेट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम बात ये करते हैं कि स्टेट कहते किसे हैं, आखिर राज्य कहते किसे हैं। एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, स्टेट हम एक भारत, इंडिया एक स्टेट है, ना कि यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, ये सब स्टेट नहीं है। स्टेट उसे कहा जाता है जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामले में टोटली इंडिपेंडेंट हो, दैट मीन सोवराइटी हो। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्त, भारत एक सोवराइटी स्टेट है जिसको हम अपनी सुविधा के लिए देश कहते हैं। देश, कंट्री नाम का कोई भी एक डेफिनेशन नहीं है दुनिया में, सिर्फ स्टेट ही कहा जाता है। अब आप बोलोगे भाई तो दिल्ली, यूपी, जो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सब जो है हम इनको तो स्टेट कहते हैं। बाकी से स्टेट से बोलते हैं हम यूपी से हैं, हम बिहार से हैं। दोस्त, एक चीज़ ध्यान रखना आप सभी को, जब मैंने बोला आपको स्टेट की डेफिनेशन इंटरनल और एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, क्या ये सभी इंडिपेंडेंट हैं? क्या इंटरनल और एक्सटर्नल क्या इंडिपेंडेंट है? अब आप सोचोगे, जरा सोच के देखो एक बार। मैं बात करता हूँ पहले दिल्ली की या यूपी की, किसी भी स्टेट की बात कर लो, तो इंटरनल मामले में तो वो इंडिपेंडेंट है। चलो भाई, सरकार जहाँ यूपी की सरकार खुद डिसीजन ले सकती है, लेकिन एक्सटर्नल यानी कि उनसे ऊपर भी कोई सरकार ना हो तभी जाके एक स्टेट कहला सकती है। यूपी, बिहार, झारखंड ये सभी, लेकिन उनसे ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट है।
अब सेंट्रल गवर्नमेंट पे आते हैं हम, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट, उसके ऊपर भी कोई भी गवर्नमेंट नहीं है। तो इंडिया एक स्टेट है, और जितने भी ये स्टेट जिनको हम कहते हैं यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये सब क्या है, ये सब एक स्टेट की यानी कि इंडिया की एक यूनिट्स है। तो अगर आप संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट आर्टिकल पढ़ोगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत एक राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, यूनियन होंगे हमारे पास। तो ये सभी भारत की यूनियंस है, जिसके ऊपर कोई सरकार होती है वो स्टेट नहीं हो सकता, वो इंटरनल और एक्सटर्नल टोटली इंडिपेंडेंट हो। तो स्टेट किसे कहेंगे हम, इंडिया एक स्टेट है। क्लियर है। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इंडिया के ऊपर मान लो जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके ऊपर तो कोई गवर्नमेंट नहीं है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई डिसीजन लेना है तो भाई जनता के इंटरेस्ट में वो फैसला लगेगी, जनता जनार्दन की क्या डिमांड है ये देख के वो फैसला लेंगे। लेकिन कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट या इंडिया के ऊपर कोई सरकार नहीं है, क्या इंडिया के ऊपर यूएनओ भी तो है। आप ये भी तो सोचोगे, यूएनओ के फैसले पर दुनिया मानती है, ये भी ना सोचोगे भाई यूएनओ के फैसलों को दुनिया मानती है। यूएनओ को पूरे देशों ने मिलकर रिप्रेजेंट कर रखा है, लेकिन एक देश के अंदर एक देश के लोगों ने अपने देश की सरकार को चुना है, ना कि एक देश के लोगों ने यूएनओ को चुना है। समझ में आप सभी को। तो यूएनओ का मतलब है एक ऐसी बॉडी जो समय समय पे सजेशन दे सकती है, मानना और ना मानना सदस्य देशों पे डिपेंड करता है, यानी कि जो यूएनओ के मेंबर है वो उन पे डिपेंड करता है। तो अब आपको ये पता चल चुका होगा कि एक स्टेट किसे कहा जाता है। एक स्टेट उसे ही कहा जाता है जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में टोटली इंडिपेंडेंट हो। 1947 से पहले इंडिया एक स्टेट नहीं था। आपने अक्सर सुना होगा या पढ़ा होगा, भारत को ब्रिटिश राज्य कहा जाता था, ब्रिटिश स्टेट या ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, इसलिए कहा जाता था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, आखिर ये स्टेट का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, किसे कहेंगे हम स्टेट। चलिए आपको मैं बताता हूँ दोस्त। स्टेट पे अगर हम किसको कहेंगे तो 4 एलिमेंट्स उसके पास होने चाहिए। अब मान लो जिस भूमि में आप खड़े हो, किस भूमि में आप खड़े हो, जहाँ पे आप मेरी वीडियो से देख रहे हो, तो वो भी तो एक ज़मीन ही होगी भाई, है। तो जहाँ पे आप बैठे हो उसको भी एक स्टेट बना सकते हो, लेकिन बस आपके पास 4 चीज़ होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए, चलिए अभी बताता हूँ। सबसे पहले होनी चाहिए आपके पास टेरिटरी। टेरिटरी मतलब क्या हो गया, भूमि होनी चाहिए आपके पास, लैंड होनी चाहिए। अब भूमि अगर आपके पास है, ज़मीन आपके पास है, तो ज़मीन पर रहने वाले लोग होने चाहिए। तो क्या होनी चाहिए दोस्त, पीपल होनी चाहिए, यानी कि लोग होने चाहिए। तो दोस्त टेरिटरी यानी कि भूमि होनी चाहिए और पीपल यानी कि लोग होने चाहिए। दूसरी बात। तीसरी बात, अब जब लोग हो गए हैं, भूमि हो गई है, तो भाई सभी लोग मिलके आपस में तो शासन चला नहीं पाएंगे। तो गाइडेंस देने के लिए लोग आपस में एक रिप्रेजेंट को चुन ले और रिप्रेजेंटेटिव मिलके उसको सिस्टम को अच्छे से रेगुलेट करें। जैसे कि आज हम वोटिंग करते हैं और हमारे जिन को हमने चुना है वो शासन चलाते हैं। सेम इसी तरीके से एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्त, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो सिस्टम को रेगुलेट कर सके। अब एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं, जहाँ पे अभी इस समय आप बैठे हो, खड़े हो, जो भी हो, वो आपके पास एक ज़मीन का टुकड़ा भी होगा, है ना। आपके घर में 2-4 लोग या आपके एरिया में भी कुछ तो लोग होंगे जो होंगे। और मान लो कि आपके घर में जो बुजुर्ग है, मान लो उनकी सरकार है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी आप सभी को, ठीक है। आपके पास ये तीनों चीज़ तो है और ये तीनों चीज़ सभी के पास होती है। इंडिया जब गुलाम था तो भी हमारे पास ये तीनों चीज़ थी। ऐसा नहीं था कि हमारे पास गवर्नमेंट नहीं थी हमारी, बस जो गवर्नमेंट थी नाम की सिर्फ, वो भी अंग्रेज़ों की ही गुलाम बनकर रह चुकी थी, ठीक है। लेकिन हमारे पास दोस्तों ये नहीं था, हम इसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्या, संप्रभुता। क्या कहा जाता है, संप्रभुता, सोमराइटी कहा जाता है। तो भारत का एक संप्रभुत्व राज्य 1947 को 15 अगस्त को बना। संप्रभुत्व का मतलब ही होता है दोस्त, है अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में जो भी हम डिसीजन लेंगे वो हम अपने हित को देखते हुए लेंगे, ना कि किसी के दबाव में आकर लेंगे। तो जिसके पास भी ये 4 एलिमेंट्स होंगे वो स्टेट बन जाएगा। और जिसके पास दोस्तों ये है उसके पास पावर है, दुनिया उसकी बात मानेगी। अब देश के भाई, अब सरकार मान लो इस स्टेट में या जिस भूमि में दोस्त हमारे पास भूमि भी है, हमारे पास लोग भी हैं, एक हमारे घर में बुजुर्ग लोग भी हैं, हम तो हमारे पास 3 है, लेकिन जिस भूमि के टुकड़े पे हम हैं वो एक राज्य नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये चीज़ नहीं होता। ये चीज़ हम सभी लोगों ने मिलकर इसको दिया हुआ है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट हमारी पूरी इंडिपेंडेंट है।
तो एक स्टेट इंडिपेंडेंट हो गई है। इस तरीके से इंडिपेंडेंट होने का मतलब ही होता है सोवराइटी। तो जब सोवराइटी मिल गया तो समझ लो भाई कि वो एक स्टेट बन गया। क्यों? क्योंकि जो सरकार कहती है हम मानते हैं। अब सरकार नोटबंदी कर देती तो काहे लाइन में लग जाते हो, हैं? पुलिस का डंडा होता है सरकार के पास, तो हमको उनकी बात को मानना पड़ेगा। तो सरकार जब भी कोई भी कानून बनाएगी उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि सोवराइटी कंट्री है ना जी हम। सरकार जो भी फैसला लेगी हमारे हित में लेगी, समझे दोस्त? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो स्टेट उसे ही कहा जाता है जिसके पास भूमि, लोग, व्यक्ति, लोगों का समूह हो, जमीन यानी कि भूमि हो, तीसरी सरकार हो, गवर्नमेंट हो, एंड चौथी सबसे इंपॉर्टेंट है वो संप्रभुता, सोवराइटी हो। तीन चीज़ तो हमारे पास हमेशा रहा है, लेकिन इस चीज़ के लिए हमें संघर्ष करना पड़ा। 1947 से पहले ये हमारे पास नहीं था, ब्रिटिश के पास था। 1947 के बाद हमें ये मिल गया। तो दोस्त एक स्टेट उसे ही कहा जाता है जिसके पास ये चारों एलिमेंट्स होते हैं। अब आपको स्टेट के डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ चुकी है, इतना तो मैं मतलब लगता है कि मेरे को आप समझ में आ चुका होगा आपको। और ये वीडियो कैसी लग रही है एंड में ज़रूर बताना भाई, क्योंकि अब भी जाग चुका हूँ मैं। कुछ दिन से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे कंटिन्यूस, लेकिन अब हिला कर रख देंगे हैं। अब की बार 95 पार, 90 पार तो बहुत बच्चे ले आते हैं, 95 पार करेंगे इस बार। ठीक है दोस्त, चलिए अब बात करते हैं मॉडर्न स्टेट की। आज के समय में एक स्टेट का कंसेप्ट ही चेंज हो चुका है। एक समय था एंशिएंट स्टेट, अब चुका है मॉडर्न स्टेट। अब ये मॉडर्न स्टेट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक वो स्टेट जो लिबरल डेमोक्रेटिक नाम से जाना जाता है। कौन सा? लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट के नाम से जाना जाता है। कौन सा स्टेट? लिबरल डेमोक्रेटिक। एंड दोस्त दूसरा है टोटलिटेरियन, है इसका मतलब डिक्टेटरशिप मान लो, है मुसोलिनी, हिटलर, तानाशाही समझ सकते हो आप। ठीक है, तो हमने कैटेगराइज कर दिया इसको। जैसे मैं तानाशाही, जैसे मिलिट्री शासन हो गया है पाकिस्तान, ये सब वगैरह है ना, जब मिलिट्री शासन है। आज भी आपको पता होना चाहिए यार कि दुनिया के अंदर 193 कंट्री आप समझ लो जो यूएन में शामिल है, 120 कंट्री ही आज सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरी दुनिया के अंदर, बता रहा हूँ। अब देख लो भाई 120 हटा दो 193 में से, फिर भी 73 कंट्री ऐसे बच जाते हैं जहाँ पे अभी भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र सिर्फ नाम का है। चाइना देख लो भाई, है दुनिया के ऐसे और भी भाई कंट्री है जहाँ पे सिर्फ कहते तो नो हम तो लोकतंत्र हैं, लेकिन वहाँ पे भी भाई आज कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप है। बताने को तो सब अपने आप को कह देते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं। अब दुनिया में भाई मुझे लगता है कि इंडिया जैसा डेमोक्रेटिक कंट्री वर्ल्ड में और कहीं नहीं है। बाकी कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे यार, हैं यहाँ पे सरकार को गाली भी दे दो कुछ नहीं होगा आपका, टेंशन वाला। चाइना में कुछ कह दो, है थ्योनम्यांग रोड की चौकी याद है आपको? 1989 में क्या हुआ था? कुछ स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे, चाइना की सरकार ने बुलडोजर चढ़ा के मार दिया उनको। और जब मतलब कि इंडिया में रह के भी ना बहुत लोग यार। चलिए कंसेप्ट पे आते हैं हम। अब दोस्त जो हमारा टॉपिक यहाँ पे अभी हमें देखना है, तो दो हमने स्टेट में बांट रखा है। वो स्टेट जहाँ पे आज डेमोक्रेसी है और वो स्टेट जहाँ पे आज डेमोक्रेसी नहीं है। तो आज इसी चीज़ के साथ अपने लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक दोस्त अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। हमें दोस्त समझना है इंडियन स्टेट का नेचर, और इंडियन स्टेट का नेचर समझने के लिए जो तीन चीज़ जो हमने अभी आपको बताया, तीन जो अप्रोचेस है, लिबरल, मार्क्सिस्ट और गांधीयन अप्रोच। ठीक है, उदारवादी, मार्क्सवादी और गांधीवादी, ये तीन अप्रोच के हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अंडरस्टैंड करेंगे हम पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया को, जिसके अंदर काफ़ी सारे थिंकर्स अपने व्यूज़ दिए हैं। और जब इंडियन पॉलिटिक्स को हम जो समझ ही रहे हैं, तो लिबरल और मार्क्सिस्ट व्यूज़ को हमें समझना होगा। लिबरल और मार्क्सिस्ट व्यूज़ को समझ के हम चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि लिबरल का मतलब यहाँ पे उदारवादी से, इंडिपेंडेंट से, डेमोक्रेसी से, इक्वलिटी से, राइट टू वोट से है ना, इन सब चीज़ों से है ही है। लेकिन मार्क्सवादी जो विचारधारा है उसने टोटली स्टेट को नकार दिया है, क्योंकि लिबरलिज्म कहता है कि स्टेट होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए, लेकिन स्टेट जो काम करे वो मिनिमम काम करे, मैक्सिमम काम जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो करेंगे। बिजनेसमैन, हमारे आपके जो बिजनेसमैन, सरकार का यानी गवर्नमेंट का, स्टेट का काम होगा सिर्फ और सिर्फ लोगों को हेल्थ, एजुकेशन और डिफेंस प्रोवाइड करना, वो लोगों की सुरक्षा करे। एक पुलिस स्टेट कह लो बस, बाकी सारा काम लोग अपने आप खुद कर लेंगे। क्योंकि अगर सरकार और भी कुछ करती है तो इससे लोगों के लिबर्टी में यानी कि स्वतंत्रता में और उनके राइट्स में इंटरफेयर होगा, और ऐसा चाहते नहीं है। इसलिए दोस्त लिबरलिज्म ऐसा कहते हैं, तो स्टेट हो बट मिनिमम काम करे। ठीक है, एंड मार्क्सिस्ट कहता है कि नहीं, स्टेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेट के ऊपर अमीर लोगों का हाथ होता है, स्टेट सिर्फ अमीर लोगों का सुनता है और
अक्सर ऐसा देखा जाता है, सुना भी जाता है कि स्टेट को चलाने वाले भी अमीर ही होते हैं और अमीरों को इनडायरेक्टली हाथ होता है। इसलिए दोस्त स्टेट के वजह से ही स्टेट नहीं सपोर्ट कर रखा है उन लोगों का जो कुछ चंद लोग मिलकर पूरे गरीब लोगों का शोषण करते हैं और पूरी दुनिया इस तरीके से डिवाइड हो जाती है, एक शोषक वर्ग में, एक शोषित वर्ग में, एक जो रूल कर रहा है, एक जो रूल्ड है। इस तरीके से ये कार्ल मार्क्स बात करता है स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी की। स्टेट नहीं होगी तो कोई अमीर लोग नहीं रहेंगे और अमीर लोग नहीं रहेंगे तो कोई क्लास नहीं रहेगी, अमीर और गरीब की क्लास, ये जो वर्ग बटी हुई है दो वर्ग, एक अमीर और गरीब की, खत्म हो जाएगी। तो क्लासलेस और स्टेटलेस, दो चीज़ की बात करता है ये कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव आपको इसका समझना है। तो चलिए अब हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स को अलग अलग पर्सपेक्टिव के रूप में, जिसमें सबसे पहला हमारा अप्रोच आता है वो आता है दोस्त लिबरल अप्रोच। तो लिबरल अप्रोच की हम बात करेंगे, उदारवादी दृष्टिकोण की हम बात करेंगे। तो जो 3 दृष्टिकोण दोस्त हमें समझना है, उदारवादी, मार्क्सवादी और गांधीवादी, उसमें सबसे पहला है उदारवादी। अप्रोचेस का मतलब होता है दृष्टिकोण, नज़रिया, कि एक स्टेट का हम किस नज़रिए से देखते हैं, समझे। अप्रोच का मतलब होता है दोस्त दृष्टिकोण, यानी कि नज़रिया, एक स्टेट को हम किस नज़रिए से देखते हैं कि एक स्टेट क्या करे और क्या नहीं करे, एक स्टेट को कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए, एक स्टेट किन मामलों में ठीक है और किन मामलों में गलत है। तो इन्हीं चीज़ को लेकर अलग अलग जो अप्रोचेस हैं वो अपने बातों को बताएंगे। जैसे लिबरल कुछ और कहेगा, मार्क्सिस्ट कुछ और, गांधीवादी यानी गांधीयन कुछ और। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव में अलग अलग थ्योरीज आपको मिलेगी देखने को। तो चलिए दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं तीनों अप्रोचेस को देखने की। और यहाँ पे सबसे पहला जो है वो लिबरल अप्रोच है हमारा। तो लिबरल मतलब होता है उदारवादी। अभी मैं आपको इस वर्ड को पहले डिफाइन करता हूँ, लिबरल। लिबरल का मतलब क्या हुआ, हम बोलते नहीं यार कितना तू गुस्सा करता है, कितना तू यार कंजर्वेटिव है, तो लिबरल बन के रहा है, लिबरल बन के रहा है, खुलापन बन के रहा है, लिबरल बिल्कुल खुल कर रहा है। यानी कि जो लिबर्टी की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, डेमोक्रेसी राइट्स की बात करता है, राइट टू वोट की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है। बात तो इक्वलिटी की कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इनक्वलिटी भाई लिबरलिज्म में ही होता है, उदारवादी, क्योंकि ये कैपिटलिज्म को जन्म देता है। और जहाँ पे कैपिटलिस्ट लोग अमीर बन जाते हैं और गरीबों को शोषण करते हैं, ऐसी ही कुछ बातों के साथ लिबरलिज्म की शुरुआत होती है। चलिए दोस्तों, अभी हम समझेंगे पहले लिबरलिज्म करता क्या है। लिबरलिस्ट थ्योरी यानी कि उदारवादी सिद्धांत या उदारवादी दृष्टिकोण कह लो आप, ये दोस्तों रिलेशन की बात करेगा, किसमें, स्टेट के बीच में और पावर्स के बीच में, स्टेट और पावर्स। अब ये स्टेट का मतलब आपको तो मैंने समझा दिया, ये पावर का कंसेप्ट क्या है। स्टेट बिना पावर के स्टेटलेस है, स्टेट का कोई मतलब ही नहीं है जब स्टेट पर कोई सोवराइटी ही नहीं है। ठीक है दोस्त, सोशल क्लास की बात करेगा, सोशल क्लासेस किस तरीके से आज डिवाइडेड है और कितने क्लासेस में होने चाहिए, इन सब की बात तो करता ही करता है ये। एंड द पर्पस ऑफ द स्टेट। तो दोस्त जो लिबरल थ्योरी है या अप्रोच है, इसमें इन पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। मेन दोस्तों है कि ये स्टेट का मेन पर्पस क्या है, ठीक है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। अभी उद्देश्य क्या है स्टेट का। ऐसे मैंने इंग्लिश के बहुत इजी वर्ड यूज़ किए हैं, हिंदी के भाई आपको पता है बहुत इजी होते ही हैं, टेंशन मत लेना। ऐसा कोई सा भी वर्ड आपके पास कोई डाउट में तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, लेकिन मैं सभी वर्ड्स को डिफाइन करूँगा। ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है और मैं ऐसा करूँगा नहीं भाई। ठीक है, चलिए, लिबरल अप्रोच द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहला पॉइंट क्या है दोस्त, हमेशा लिबरल अप्रोच ऐसा कहता है या ये इस बात पे जोर देता है, एम्फसाइज करता है कि एक स्टेट को डेमोक्रेटिक होना चाहिए, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार हो। ऐसी सरकार के सपोर्ट करते हैं लिबरल थ्योरी, यानी कि जो उदारवादी होते हैं, जिसके अंदर दोस्त स्टार्टिंग से होब्स है, जॉन लोक है, रूसो है, जेम्स मिल, बहुत सारे थिंकर्स हैं। एथेंस में जाओगे तो दोस्त प्लेटो है, सुकरात है, एरिस्टोटल है, बहुत सारे थिंकर्स आएंगे, लेकिन सबके व्यूज़ अपने अलग अलग रहे। मॉडर्न ज़माने में दोस्त अगर देखा जाए तो अब्राहम लिंकन, जिसने दोस्त लिक्विन की जो डेफिनेशन थी उसको चेंज कर, यानी कि उसको रिपीट किया और यही कह दिया कि लोगों की सरकारी हो, लोगों का शासन हो तो डेमोक्रेसी होगा। तो एक ऐसा राज्य जहाँ पे डेमोक्रेसी हो, यानी कि डेमोक्रेसी होना चाहिए एक स्टेट को। ठीक है, ये लिबरलिज्म वाले बोलते हैं, यानी कि लिबरल अप्रोच की सबसे पहली बात है। सेकंड बात दोस्तों क्या कहते हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है,
भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए एक स्टेट के अंदर लोगों को। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, फ्री एंड पीरियोडिक इलेक्शंस। इसका मतलब क्या हुआ, निष्पक्ष और समय अवधि यानी कि पीरियोडिक टाइम टू टाइम इलेक्शन होने चाहिए। जैसे कि दोस्त आज इंडिया में 5 साल में, अमेरिका में 4 साल में, तो जो भी हो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इलेक्शंस होने चाहिए टाइम टू टाइम। नेक्स्ट दोस्त, आर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। यानी कि दोस्त एक जवाबदेही सरकार, और अकाउंटेबल मतलब क्या होता है भाई, है अकाउंटेबल भाई, एक जिम्मेदार वाली सरकार होनी चाहिए। तो जवाबदेही और जिम्मेदार वाली सरकार होनी चाहिए, क्योंकि सरकार को जनता ने बनाया है और जिसने सरकार बनाया है वो उसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल है अपने काम को लेकर। ठीक है, ये सारी बात लिबरल थ्योरी का या लिबरल अप्रोच कर रही है कि एक स्टेट का स्ट्रक्चर इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। वहाँ की न्यायपालिका टोटली स्वतंत्र होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्त, रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन होना चाहिए। कानून का शासन होना चाहिए। बिना कानून के शासन के कोई भी स्टेट लिबरल थ्योरी को सक्सेस नहीं कर सकता। जब कानून का शासन होगा तो ऑटोमेटिकली दोस्तों क्या होगा, एक राज्य चाउस एंड अनार्की सिस्टम से आने से बच जाएगा। यानी कि उस राज्य में कभी भी अराजकता का माहौल नहीं आ पाएगा, क्योंकि कानून का शासन है। और कानून को शासन नहीं होगा तो वही अनार्किज्म आ जाएगा, वहाँ पे अराजकता आ जाएगा, जहाँ पे राज्य की कोई सुनेगा नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी। इसलिए ये बात करते हैं उसमें लिबरल थ्योरी। फ्रीडम की बात करते हैं, बट फ्रीडम तो मिलेगा सभी को आज़ादी है, लेकिन विद इन द लॉ, कानूनों के साथ आज़ादी मिलेगी। ऐसा नहीं है दोस्त कि जो इंसान जो मर्जी में आए वो कर ले। आप वही काम कर सकते हैं, आपको वहीं तक आज़ादी है, आपके जिस काम से किसी दूसरे को कोई इम्पैक्ट ना पहुँचे, कोई गलत इम्पैक्ट ना पहुँचे। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल, अब मान लो दोस्त 10 बजे तक डीजे बजाने का अलाउड है, आप 12-1 बजे तक डीजे बजा रहे हो, तो भाई आस पड़ोस में दिक्कत हो सकती है। अब आपने किसी का मर्डर कर दिया भाई, तो दिक्कत हो सकती है ना। तो विद इन लॉ में आपको क्या है, फ्रीडम है। इंडिपेंडेंस ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस, एक देश के अंदर जो लिबरल थ्योरी या लिबरल अप्रोच कहती है कि एक स्टेट के अंदर क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए टोटली रूप से पॉलिटिकल प्रोसेस। ये जो राजनीतिक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्शन करवाना, इलेक्शन का रिजल्ट जारी करना, पूरा इलेक्शन का प्रोसेस होना, इंस्टीट्यूशंस हो गए, सभी चीज़ जितने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब क्या हो, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। तो ये दोस्त ये लिबरल अप्रोचेस का मानना है। यहाँ पे कुछ थिंकर हैं जैसे कि रजनी कोठारी हो गए, है ना, नॉर्मन पाल्मर हो गए एंड मॉरिस जोन्स हो गए। ये भी दोस्त ये जो थिंकर्स आपको बताया है, ये सबके सब लिबरल अप्रोचेस के सपोर्टर हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट है दोस्त, लिबरल मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव। अब एक मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव के ये सब के सब सपोर्टर हैं, तो इनका क्या कहना है, इनको भी समझते हैं। जैसे रजनी कोठारी हैं, इन्होंने कहा सेंट्रलिटी ऑफ स्टेट। लिबरलिज्म के अंदर जो स्टेट है वो सेंट्रलिटी हो जाता है, यानी कि एक स्टेट को केंद्र में रखकर देखा जाता है, एक स्टेट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। किसमें है, लिबरल थ्योरी के अंदर। क्यों, क्योंकि भाई मार्क्सिस्ट थ्योरी के अंदर तो स्टेट को ख़त्म करने की बात की जाती है, क्योंकि स्टेट तो और प्रमोट करता है शोषण को, इसलिए स्टेट को ख़त्म कर देना चाहिए मार्क्सिज्म थ्योरी के अंदर। लेकिन लिबरल थ्योरी के अंदर स्टेट को सेंट्रलिटी में यानी कि सेंटर में रख के देखा जाता है, स्टेट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, स्टेट की इम्पोर्टेंस है, स्टेट की ज़रूरत है, लेकिन स्टेट बुरा भी है। लिबरलिज्म में ये चलता है। ठीक है, एंड ऑटोनोमस की भी बात चलती है। जैसे कि दोस्त डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट होती है, तो वहाँ पे ऑटोनोमस भी होता है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम कर सकती है। एंड दोस्त टॉलरेंस एंड इंटीग्रेशन। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये रजनी कोठारी ने ये जो बात बताई है दोस्त, ये 3 चीज़ जो बात बताई है, ये इसलिए इन्होंने बताया कि इंडिया में आज डेमोक्रेसी क्यों सक्सेस है, ऐसा क्या रीज़न है। तो दोस्त इसके 3 रीज़न इन्होंने ये भी बताया, रजनी कोठारी ने बताया ये कि दोस्त यहाँ पे स्टेट को सेंट्रलिटी में देखा जाता है और भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी पावरफुल है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे ऑटोनोमस भी है, पावरफुल तो है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन स्टेट को ऑटोनोमस है, अपने क्षेत्र में अपने जगह पे वो काम कर सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही है। कभी भी हमारे यहाँ पे स्टेट या जिसको हम यूनियन कह रहे हैं, वो कभी भी इंडिया से यानी कि इंडियन स्टेट से अलग नहीं हो सकती, इसके भी अलग प्रोविजंस हैं। एंड इंडिया में दोस्तों लोगों में टॉलरेंस एंड इंटीग्रेशन, ये जो एकीकरण की भावना है डाइवर्सिटी में होते हुए भी, इसने देश को आज भी लोकतंत्र बना के रखा है। क्योंकि दोस्त तमाम देशों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा भाई, लोकतंत्र के नाम पर ढकोसलाबाजी होती है और बोलते हैं हम लोकतंत्र हैं,
आस पड़ोस में भी बहुत देश है हमारे यहाँ से। एंड दोस्त मॉरिस जोन्स की बात करते हैं, इन्होंने भी बहुत सारी बात कही है लिबरल को लेकर। जैसे क्या क्या बात कही इन्होंने, जो जोर दिया, एम्फसाइज किया है जिन बातों पे, उस पर बात करते हैं। वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पे बात किया है इन्होंने। एक पॉलिटिकल जो जरिया होता है काम करने का, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस, इसकी इन्होंने बात करी है। यानी कि एक देश के अंदर कौन कौन सी संस्थाएं हैं और उस संस्थाएं के क्या क्या प्रक्रिया है, काम करने का तरीका क्या है। अब इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो देश लिबरल है या नहीं है, क्योंकि काम निष्पक्ष, फेयरनेस के साथ बिल्कुल फ्रीली काम होना चाहिए, ना कि किसी के प्रेशर में काम होना चाहिए। पहली बात, इम्पोर्टेंस टू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, यानी कि उस देश के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशन है दोस्त, वो सबका सब डेमोक्रेटिक होना चाहिए, तभी वो ये सब बात लिबरल अप्रोच कह रहा है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए उस देश के अंदर, और वही कंट्री या वही स्टेट क्या होगा, एक लिबरल होगा। ठीक है दोस्त, चलिए, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस एक स्टेट में तभी आ सकता है दोस्त जब एक स्टेट की गवर्नमेंट टोटल क्या हो, डेमोक्रेटिक लेवल पे चल रही हो, वहाँ पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, विद द लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, यानी कि जो भी वहाँ पे संवैधानिक व्यवस्था होगी वो किस बेस पे होगी, वो लिबरल डेमोक्रेटिक बेस पे होनी चाहिए। एंड यूनिवर्सल सफरेज होना चाहिए। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, यानी कि जो भी एक एडल्ट हो जाएंगे एक एज पे आके, जैसे 18 एज है हमारे यहाँ पे, तो वो वोटिंग का उनको राइट होना चाहिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ना कास्ट के बेस पे, ना लैंग्वेज के, ना रिलीजन्स के, किसी भी बेस पे कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए भाई, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हूँ। एंड इंडियन पॉलिटिकल जो सिस्टम है ये इस तरीके से हो जिसके अंदर रैशनल एडमिनिस्ट्रेशन हो। रैशनल का मतलब क्या होता है, रैशनल है बुद्धि भाई, बुद्धि, रैशनल, ठीक है। एंड इस तरीके से काम हो जाए कि ताकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम बहुत आसानी से, सरल तरीके से हो और शासन बिल्कुल आसान तरीके से चल पाए, ना कि बहुत रुकावट है, वरना वो देश के अंदर कानून सिर्फ नाम मात्र का होता है। एंड जो मॉडर्न सिटीजनशिप है ये सभी देश के अंदर इम्प्लीमेंट हो, जिसके अंदर एक देश के नागरिक को तो नागरिकता मिले, लेकिन उन देशों को भी नागरिकों को नागरिकता मिलनी चाहिए जो किसी और देश से प्रताड़ित होकर, ऑप्रेस होकर किसी और देश में आके बसना चाहते हैं। मॉडर्न सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये भी एक अलग सा कंसेप्ट है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, लिबरलिज्म इस पर जोर देता है। नेक्स्ट दोस्तों, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट एंड पॉलिटिक्स, यानी कि दोस्त जो लोकतंत्र की बात करके, तमाम डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी की बात करके, लिबरल थ्योरी या लिबरल अप्रोच इस चीज़ पे जोर देता है कि किस तरीके से सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट जो पॉलिटिक्स के हैं वो काम करे, जिससे कि एक देश के अंदर कभी भी डेमोक्रेसी को खतरा ही ना है। इसलिए दोस्त ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड दोस्त लिबरल जो थ्योरी एक चीज़ पे जोर दे रहा है ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, आशावादी। यानी कि दोस्त हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए हमें कि एक होपनेस होती है ना कि हम भाई नहीं वो चीज़ होगा हमारे देश के अंदर, हमेशा एक चीज़ को एक आशावादी बनना चाहिए हमें। एक चीज़ मतलब कि होता नहीं कि हमारे भी एक हमारा कंट्री भी एक तरक्की करे, विकास करे, इकोनॉमिक लेवल पे, सोशल लेवल पे, कल्चर लेवल पे आगे बढ़े, प्रोग्रेस करे। तो ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर होना चाहिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। साथ ही वो जो देश के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो वेलफेयर काम है हमारे देश के अंदर, कल्याणकारी योजनाएं हैं, कल्याणकारी जो काम है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचना चाहिए, तभी एक देश और मतलब कि कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक जो मेन फंडामेंटल्स, जो उतने भी फंडामेंटल नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए काम करना चाहिए, तभी देश तरक्की करेगा। नेक्स्ट दोस्त, द लिबरल क्रिटिक है आलोचना ऑफ द इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट के दोस्त कुछ आलोचनाएं की गई है, और ये सब दोस्त यानी कि जो बात है ये सब जो मैंने बताया जो चाहिए, ये सब चाहिए, ये सब आज भी इंडियन स्टेट में है। तो हम स्टडी जो कर रहे हैं भाई इंडियन स्टेट का जो नेचर है, तो लिबरलिज्म में जो बात बताई गई ये सब के सब इंडियन स्टेट के अंदर है इस समय, और यही बात ये भी कहा गया है कि ये स्टेट के अंदर होना चाहिए। तो जैसे ये सारी की बात इंडियन स्टेट में है, इसलिए लिबरल थ्योरी या जो लिबरल अप्रोच है दोस्त आज इंडिया के अंदर काफ़ी देखने को मिलती है। जब भारत आज़ाद हुआ था दोस्तों उस समय मिक्स्ड इकोनॉमी थी हमारी, लेकिन जो फोकस था मेन वो था सोशलिज्म के ऊपर, वो बहुत मेन फोकस था। उसके भी रीज़न थे, जवाहरलाल नेहरू सोशलिज्म से काफ़ी इम्पैक्ट था उनके ऊपर, मतलब अफेक्टेड थे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। लेकिन आगे चल के हमारी पॉलिसी चेंज हुई। इसलिए दोस्त अभी भी
लिबरल थ्योरी के रूप में जो आलोचना की गई, क्रिटिसिज्म किया गया इंडियन स्टेट को लिबरल थ्योरी के द्वारा, जिसके अंदर जो मेन नाम आता है दोस्तों वो आता है किसका, गुन्नार मैरडाल का। इन्होंने क्या, इंडिया के अंदर सॉफ्ट स्टेट है, जो कि इन्होंने कहा, किसने है, गुन्नार ने कहा। इन्होंने कहा कि दोस्त भारत का जो नरम राज्य का रूप है उसके वजह से ही कुछ ऐसे गलत सिस्टम ने पैदा हो गया भारत के अंदर। क्या क्या, जैसे कि दोस्त कास्टिज्म, जातिवादी व्यवस्था हो गया, लैंड रिफॉर्म आज तक दोस्त आ नहीं पाया, किस वजह से, एक सॉफ्ट स्टेट की वजह से ना भाई, कोई काम ही नहीं हो पाता यहाँ पे ठीक से, एंड करप्शन बहुत तेजी से बढ़ता चला गया। और इसी सॉफ्टनेस की वजह से दोस्त किसने, लेफ्ट विंग वामपंथी बहुत तेजी से, एक्सट्रीम वामपंथी, एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट विंग है, उग्रवादी हो गया, बहुत फैलता चला गया। एक इसलिए दोस्त एक बार मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था, ग्रेवेस्ट इंटरनल थ्रेड है हमारे लिए क्या, वामपंथी, बहुत तेजी से बढ़ा। तो दोस्त ये सॉफ्ट स्टेट का जो कंसेप्ट है, ये लिबरल अप्रोचेस के अंदर गुरनार ने क्या क्रिटिसाइज किया इंडियन स्टेट का, इंडियन स्टेट को एक सॉफ्ट स्टेट कहकर, ठीक है दोस्त। एंड मडियाल्स का जो हार्ड स्टेट है, हार्ड स्टेट के द्वारा ही ये जो टैकल किया जा सकता है नक्सलवाद, ये जो नक्सलिज्म जिसको हम कहते हैं नक्सलवाद, हार्ड स्टेट के कंसेप्ट के द्वारा। क्यों, क्योंकि स्टेट को थोड़ा क्या होना पड़ेगा, थोड़ा अब कहते नहीं है भाई कि अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग रूप दिखाना पड़ेगा। ये है भाई कौन, मडियाल्स, गुन्नार मडियाल्स। अब इनको द्वारा जो कहा गया था भाई तो ठीक है। देखो अब गांधी जी ने अपने टाइम पे कहा था ना कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल भी और दे दे, ले भाई इस पे ही मार दे, ये तो बेवकूफ़ी हो गई यार। आज कोई बोले हम ले इस पे मार, इस पे मार हैं, आज कोई इस पे मार देना, पहली बात तो मारने की नौबत ना आए, अगर उसने आँख भी दिखा देना तो उसकी आँखें बाहर निकाल ले हम। आज चाइना या बगल में आस पड़ोस में जो हमारे स्टेट हैं वो समझते हैं कि इंडिया आज वही वाला इंडिया है क्या जब आज़ाद हुआ था, तो उनकी गलत फहमी है, अंदर हाथ डाल के बाहर निकालेंगे, सोच में पड़ जाएंगे, हालत ख़राब हो जाए दोस्तों उनका। मैं फिर से बता रहा हूँ आप सभी को, इंडिया एज एक सुपर पावर की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, और ये चीज़ हमारे आस पड़ोस के देशों को आराम से दिख जाना चाहिए। एक चीज़ दोस्त मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि इंडिया सोने की चिड़िया थी, और उसको फिर से वही चीज़ बनने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो सभी लोग जो पहले भारत में थे दोस्त, वैसे लोग आज जो भारत के अंदर हैं, ऐसा नहीं है कि सभी अच्छाई लोग या जितने भी अच्छे लोग थे वो ख़त्म हो गए। इंडिया का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा भाई जिस दिन अच्छे लोग ख़त्म हो जाएंगे। अब जिस यहाँ पे भाई बहुत सारे अच्छे लोग हैं, इतने सारे गंदे लोग हैं यार, अब उनके बाद थोड़ी हम पूरे अच्छे लोग पूरा बदनाम कर दे, है ना, ये चीज़ होता है, अक्सर ऐसा देखा जाता है। अकॉर्डिंग टू दोस्त यहाँ पे एक बंदा आता है, उसका नाम है दोस्त क्या, रुडोल्फ्स। रुडोल्फ्स ने इंडियन स्टेट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब वो दो कैटेगरी कौन से हैं, एक वो लोग जो कि प्रोडक्शन के ओनर्स हैं, मालिक हैं, यानी कि उत्पादन के मालिक हैं, और वो लोग जो उत्पादन के मालिक नहीं हैं बल्कि वो काम करते हैं, लेबरल ग्रुप्स। तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, और इन दो कैटेगरी के बाद जो तीसरा कैटेगरी बचा वो है स्टेट, जो कि थर्ड एक्टर के रूप में काम करेगा। इसको एज अ मीडिएटर देखेंगे हम, जो इन दो कैटेगरी में जब भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो दोस्त इनको शांत करने का ये काम करेगा। लेकिन दोस्त मार्क्स ने यही कहा, कार्ल मार्क्स ने भी आगे पढ़ाऊंगा आपको मैं, कि ये मीडिएटर की भूमिका की जगह इनका पक्ष ले लिया, इनका फेवर ले लिया, और ये दोनों आपस में मिल गए और इनका एक्सप्लोटेशन बढ़ता चला गया। इसलिए कार्ल मार्क्स आया, मार्क्सिज्म थ्योरी आया, उसने कहा कि पहले इसको ख़त्म करेंगे देन एक स्टेट को ही ख़त्म कर देंगे। इसको कहा जाता है मार्क्सिस्ट थ्योरी। ठीक है दोस्त, चलिए आपको थर्ड एक्टर समझ चुका हो यहाँ पे क्या कह रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे समझना है आपको द इंडियन स्टेट एज अ वीक स्ट्रॉन्ग स्टेट। अब आपको मैं थोड़ा डिफरेंस बता दूँ यार, कि इंडिया एक वीक स्टेट में क्यों है और एक स्ट्रॉन्ग स्टेट में इंडिया को क्यों काउंट किया जाता है। चलिए पहले हम वीकनेस की पॉइंट्स देखते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स दुनिया चुटकी में निकाल लेती है इंडिया के अंदर। कौन कौन से हैं भारत में दोस्त, कास्ट और क्लास का कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, जातिवादी है, जाति तो वो जाति का तो हम जाति के, जातिवाद शुरुआत से ही है, और ये जाति के अंदर राजनीति वर्ड और जुड़ गया है। कास्ट पॉलिटिक्स बहुत खतरा है यार, क्योंकि राजनीति चमकाने के लिए जातिवादी करना पड़ता है, और हम सोचते हैं कि जनता लड़वा रही है, जनता लड़ रही है, पर्दे के पीछे नेता मजे ले लेते हैं और जनता सोचती है कि जनता ही लड़ रहे हैं। बहुत कुछ पर्दे के पीछे होता है, और जब जातिवादी खत्म हो जाएगी दोस्त तो राजनीति खत्म हो जाएगी, एक मुद्दा खत्म हो जाएगा, तो नेता जानबूझ के चाहते हैं कि जातिवादी चलते रहे। क्यों?
क्योंकि वो आपको लड़वाते रहेंगे, पागल बनाते रहेंगे, उनको वोट मिलता रहेगा, वो एसी में बैठेंगे, मज़े करेंगे, और अब यहाँ पे आके पसीने निकाल रहे होंगे। उनका बाप का क्या जाता है। देश उस समय भी गुलाम था, देश तो आज भी गुलाम है। जरूरी नहीं है कि दोस्त कोई अंग्रेज़ आके भारत को गुलाम बनाए, मानसिक रूप से भी भारत को गुलाम बनाया जा सकता है, वरना कब की जाति बाती खत्म हो जाती है यार, हम उस सब ऊपर उठ गए होते। खैर दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। भारत के एक मौलिकता के जड़ में घुस चुकी है धर्म, इसलिए फंडामेंटलिज्म वर्ड यूज किया गया है। दोस्त एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी पेड़ बड़ा हो जाए, है ना, समय बीत जाए, तो उसके टहनियों को, उसके पत्तों को काटा जा सकता है, लेकिन उसको कभी जड़ को नहीं काटा जा सकता है। जड़ कभी थोड़ी काटते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, वापिस भी आ जाते हैं, लेकिन जड़ वही रहती है। इसलिए दोस्त ये रिलीजन जो है, ये रिलीजन भाई, ये धर्म का जो है ना फंडा भारत के अंदर, ये बहुत तगड़ा है। आज एक भी कभी भी धर्म की बात हो जाए ना, या कोई भी धर्म के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहेगा, इसी डर के मारे भाई कहाँ पे ना दंगे फसाद में हो जाए, कम्युनलिज्म भाई, सांप्रदायिकता ना फैल जाए। धर्म का अखाड़ा बहुत बड़ा हो चुका है इंडिया के अंदर, और इसी धर्म ने भाई, अब भाई अगर ये भी मामला शांत हो गया तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की दुकानें बंद नहीं हो जाएगी दोस्त। तो दुकानें चलाने के लिए भी कभी धर्मवाद करना पड़ता है, और यही चीज़ को दोस्त देखते हुए लिबरल अप्रोचेस का है क्या दोस्त क्रिटिसाइज किया गया है, किसके द्वारा है, रोडोल्फ के द्वारा। ठीक है दोस्त, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए अब बात दोस्त हम करते हैं कम्युनलिज्म की, सांप्रदायिकतावाद की। तो सांप्रदायिकतावाद का मतलब आज इस समय किस तरीके से बढ़ा, या आप इस चीज़ से समझते क्या हो, जब कोई भी इंसान अपने धर्म को ऊंचा और दूसरे एक धर्म को नीचा दिखाने का काम करता है, तो उस कम्युनिटी के अंदर या उस जगह पे कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता दंगे फैल सकते हैं, और यही दंगे एक समय खून खराबे और हिंसा का रूप, वॉयलेंस का रूप धारण कर लेती है, जो कि मानव जाति के लिए, पूरे ह्यूमन काइंड्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। और ये देखो, पहले नेता ये करवाएंगे, फिर वो ये करवाएंगे, धर्म में लड़वा देंगे, फिर वो दंगे करवा देंगे, बोलेगा जनता आपस में मर गई, इसके पीछे किसी नेता का हाथ होता है। हमेशा अक्सर देखा जाता है। अब इतिहास उठा के देख लो यार, हमसे काफ़ी ज़्यादा आप समझदार हो यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसके अंदर। एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशंस है, राजनीतिक लामबंदी। ये मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है जी, लामबंदी। कौन सी बंदी है, जो छोड़ के भागे वो नहीं, लामबंदी। लाम बंद कर देंगे आपका, आपका काम धंधा बंद कर देंगे। जिस दिन भाई राजनीति में, या जिस दिन देश के अंदर जाति और धर्म के नाम पे राजनीति खत्म, उस दिन इन नेताओं का खेल खत्म, दुकानें बंद हो जाएगी भाई। और आज इसी राजनीतिक मोबिलाइजेशन की वजह से भाई कोई कितने मतलब कि झंझटें हैं, कौन नेता आज करप्टेड नहीं है भाई। इस 4 वीकनेस पॉइंट है इंडिया के, जो लिबरल अप्रोचेस के द्वारा क्रिटिक भी किया गया, इसका आलोचना भी की गई है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्होंने आज इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री बना के रखा है, वो जिसलिए हम इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग स्टेट भी कहते हैं। वो बेसिक इंडस्ट्रीज इंडिया में आज है, जो बढ़ते भी जा रही है। सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी है यहाँ पे, एंड सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी जो शुरू से चल रही है, लेकिन आज हम फोकस ज़्यादा कैपिटलिज्म पे कर रहे हैं। एंड मिनिमाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, हम चाहते हैं हमेशा कि कॉन्फ्लिक्ट्स कम से कम हो, और दोस्त हम इसलिए मिनिमाइज करने की पूरी इसको कोशिश करते रहते हैं। हमेशा सरकार एक्शन लेती रहती है, क्योंकि हमेशा दंगे करवाएगी तो काम कैसे चलेगा, तो थोड़ा बहुत शांति भी करवाना पड़ता है। मेरा पर्सपेक्टिव सरकार या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बिल्कुल भी नहीं है, बस सच्चाई बताना है। दुकानें चलती है और चलाने वाला भी गवर्नमेंट ही होते हैं, और सरकार कहीं वो के मेंबर होते हैं। वरना भाई दोस्त, देश पैसे की कमी थोड़ी है भाई, नीयत की कमी है। एक करने वाला बंदा हो तो भाई हम कहते हैं कि आज लाल बहादुर शास्त्री जी हो, APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग हों, देश का है अंबेडकर जी हों, है भगत सिंह भी होने ज़रूरी हैं। तो ऐसे ऐसे लोग यार, देश का तरक्की कहाँ नहीं, मतलब ये समझ में नहीं आता यार। पहले था कि देश के लिए कुछ करना है, और अब है देश जाए पहाड़ में, देश से कुछ लेना है, देश से कुछ लेना है दोस्त। सच में यही चल चुका है आज। खैर, जो सेकंड अप्रोच पे आते हैं वो है हमारा मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या कहता है कि जो स्टेट है ना दोस्त, स्टेट ये इकोनॉमिक और डेवलपमेंट पे जोर देता है। स्टेट की बात करता है और इकोनॉमिक यानी कि राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था की तो बात करता है, यानी कि ये इकोनॉमिक आर्थिक विकास की बात करता है। और इसी आर्थिक विकास की वजह से
क्लास स्ट्रगल होता है। क्यों? क्योंकि आर्थिक विकास जैसे जैसे होता गया दुनिया के अंदर दो क्लासेस के में दुनिया डिवाइडेड हो गई, एक अमीर और गरीब के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो रूलिंग क्लास एंड द रूल्ड क्लास, यानी कि जो क्लास स्ट्रगल हुआ वो दो जने के बीच में हुआ। किसमें? एक रूलिंग क्लास यानी कि जो शोषण कर रही है, और जिसका शोषण हो रहा है दोस्त वो है रूल्ड। कौन? शोषक और शोषित, ठीक है, शासन करने वाले और जो शासित हो रहे हैं, पैसे वाले और गरीब, ठीक है। ये दोस्त समझ सकते हो आप, पैसे वाले यानी कि रिच और ये पुअर, ठीक है। एंड दोस्त इंडियन स्टेट जो है वो इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कार्ल मार्क्स ने ये कहा है कि इंडिया में जिस तरीके से आज ये क्लास स्ट्रगल हो रहा है इसके लिए टोटली इंडियन स्टेट ही रिस्पॉन्सिबल है। कैसे, किस तरीके से, इसको मैं आपको पहले समझा देता हूँ। बाकी दोस्त मैंने आपको अभी बताई जैसे कम्युनिस्ट अप्रोचेस किस चीज़ की बात कर रही है, फिर भी यहाँ पर देते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जब आपको ये समझ में आ गया टॉपिक तो पूरा मार्क्सिज्म समझ में आ जाएगा। अगर आपने दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में अगर से पढ़ाई करी आपने कार्ल मार्क्स के बारे में या मार्क्सिस्ट थ्योरी के बारे में, या नहीं भी कर दोस्त मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा मेरी वीडियोज़ देखने के लिए, मार्क्सिस्ट थ्योरी बाय मनीष वर्मा, जरूर देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो है वो। मैंने उसको अपने वीडियो को डीपली समझा रखा है, ठीक है। फिर भी चलिए हम बात करते हैं इंडियन स्टेट के पर्सपेक्टिव से कि CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कि क्या कहना है या मार्क्सिस्ट का क्या कहना है। मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स तो जर्मनी में रहने वाला था, 1818 में इसका जन्म हुआ था, 1848 में और 1867 तो दो इसकी बुक आई, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये दोनों सन के अंदर। कार्ल मार्क्स के बाद दोस्तों फ्रेडरिक एंगल्स इसका दोस्त, काफ़ी इसने इसको प्रमोट किया कार्ल मार्क्स की थ्योरी को। इसके बाद दोस्तों लेनिन आया, स्टोलिन आया, माओ से तुंग आया, इसने बहुत आगे इसको बढ़ाते स्टार्ट कर चलता रहा। पर दुनिया के अंदर कार्ल मार्क्स की थ्योरी को सबसे पहले 1917 में रशियन रेवोल्यूशन के बाद इंप्लीमेंट किया गया। खैर दोस्त टॉपिक को हम ये समझते हैं कि इंडियन स्टेट के पर्सपेक्टिव में कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है। दोस्त इंडियन स्टेट के अंदर ये बोर्जियस का मतलब क्या होता है? बोर्जियस का मतलब होता है दोस्त बुजुर्वा। क्या होता है? बुजुर्वा। और दोस्तों बुजुर्वा वर्ग का मतलब होता है पूंजीपति। पूंजीपति का मतलब दोस्त होता है पैसे वाले लोग। कौन से लोग? पैसे वाले लोग, कैपिटलिस्ट क्लास। और यही कैपिटलिस्ट क्लास को ख़त्म करके कार्ल मार्क्स सोशलिज्म लेके आना चाहता है, समाजवाद लेकर आना चाहता है। और जो समाजवाद का मतलब होता है जहाँ पे समाज को लेकर चलेंगे, समाज में क्या होगी? समानता होगी। समानता किस चीज़ की? राजनीतिक समानता होगी। दो चीज़ की समानता है ना दोस्तों, राजनीतिक समानता, पॉलिटिकली एंड आर्थिक समानता। दो चीज़ की दोस्तों समानता लेकर आना चाहता है कार्ल मार्क्स, जिसके लिए वो राज्य को ख़त्म करना चाहता है और क्लास यानी कि जो पूंजीपति जो लोग हैं उनको ख़त्म करके उनके सभी रिसोर्सेज को लोगों में इक्वल बांटना चाहता है। समाजवाद के बाद वो साम्यवादी कम्युनिज्म लेकर आएगा, जिसके अंदर जो जितना काम करेगा उसके हिसाब से उसको मिलेगा, ठीक है। तो किसी के पास इकट्ठा भी नहीं होगा, इसके हिसाब से दुनिया के अंदर इक्वलिटी आ जाएगी। लेकिन ये भी एक इमेजिनेशन है कार्ल मार्क्स का। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ बातें हवा में कह दी जाती है लेकिन वो धरातल पे दिख भी रही होती है। लेकिन कार्ल मार्क्स के बाद दोस्तों हुआ भी नहीं सच। क्या राज्य ख़त्म हो गया? क्या ये पैसे वाले पूंजीपति खत्म हो गए? कई लोग ऐसे होते मेहनत करके अमीर बनते हैं, सब ऐसे नहीं हो जाते भाई अमीर, कोई सब शोषण करके अमीर बन रहे हैं, है ना। या कोई लोग मेहनत करके भी बनते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, एंड कार्ल मार्क्स यहाँ पे ये कहता है कि एक्यूमुलेट करते हैं वो, एक्यूमुलेट क्या करते हैं वो? एक्यूमुलेट कैपिटल, वो धन पूंजी को इकट्ठा करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं। एंड फिर क्या करते हैं दोस्त? इसी के साथ क्या होता है? डेवलप होता है कैपिटलिज्म का। किसका उदय होता है? किसका विकास होता है? पूंजीवाद का विकास होता है। एंड दोस्त इसी के साथ अगर हम देखा जाए विकास की जब हम बात कर ही रहे हैं तो एक टाइम था दोस्त जब लैंडलॉर्डिज्म था। क्या था? जमींदारवाद। जब जमींदार किसानों से खेती करवाया करते थे। आगे चल के दोस्त जब बिजनेसमैन आया तो उसने मजदूरों से खेती करवाना, या खेती बोल रहा हूँ, मजदूरों से काम करवाना स्टार्ट कर दिया। तो खेती और मजदूरों से मजदूरी दोनों में दोस्त उनका शोषण अमीर लोग ही कर रहे होते थे। जमींदार किसानों का, है ना, और पूंजीपति मजदूर का, दोनों का शोषण हो ही रहा था। इसी के साथ दोस्तों क्या हुआ? इम्पीरियलिस्ट कैपिटलिज्म सिस्टम आ गया। अब इम्पीरियलिस्ट कैपिटल का मतलब क्या हुआ? साम्राज्यवाद, यानी पूंजीवादी साम्राज्यवाद, या साम्राज्यवादी पूंजीवाद कह लो। हुआ दोस्तों ये कि अब एक इंसान या जो अमीर है, जैसे कि इंग्लैंड की हम बात करते हैं, उसने अपने कंट्री के साथ साथ दुनिया के अंदर कैपिटलिज्म को इस तरीके से स्प्रेड करने के लिए एक मुहिम छेड़ दी और दुनिया को ये तो कहना लग गया बस उस कंट्री में कैपिटलिज्म आना चाहिए, जिससे कि हमारी कंट्री के लोग वहाँ पे जाके व्यापार कर सके, ट्रेड कर सके,
उस कंट्री को फ़ायदा हुआ। इंडियन स्टेट में भी दोस्तों यही हुआ, इंडियन स्टेट भी इसका शिकार हुआ। यहाँ पे भी इम्पीरियलिस्ट के रूप में भी कैपिटलिज्म आ गया और आज भी कैपिटलिज्म का सिस्टम आपको देखने को मिल ही रहा है। एंड जब तक एग्जिस्टेंस था किसका, सोवियत यूनियन का, दुनिया के अंदर दोस्त सोशलिज्म का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। लेकिन सीपीआई पे भी दोस्त प्रभाव था इसका, लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हुआ 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ टूटा, दोस्त हुआ ये कि दुनिया भर के अंदर समाजवादी विचारधारा को बहुत धक्का लगा और आज सोशलिज्म, पता है आपको यार, एक हाशिए पे है वो सोशलिज्म, है ना। अगर हम इसके रिलेवेंस की भी बात करें तो इसकी बातें सच में वाकई में है कि सोचने वाली जो बातें कही है कार्ल मार्क्स ने, दम है उसके अंदर। हाँ, कि एक अमीर है उस गरीब को शोषण करता है, बहुत सारी बातें बताई है। कुछ बातें तो उससे इमेजिनेशन भी कह दिया कि स्टेट ख़त्म कर देंगे, कैपिटलिस्ट को ख़त्म कर देंगे, पूंजीवादी को ख़त्म कर देंगे, चक्कू मार देंगे, संसाधन छीन लेंगे, उनका रिसोर्स छीन लेंगे, सबको बराबर बांट देंगे। तो ये सब एक बचपना सा हो जाता है कि बच्चे नहीं कहते बचपन के अंदर, मैं बहुत अमीर है उस जाकर लूट लूँगा उसका घर और अपने घर को अमीर बना दूंगा, अपने घर में बांट दूंगा, गरीबों में बांट दूंगा, ये सारी बातें होती थी। तो यही सारी बात दोस्त सही उस समय भी कह दी गई। मार्क्सिस्ट जैसे कि दोस्तों AR देसाई हो गए, इन्होंने इंडिया को कहा है कि इंडिया भी दोस्तों कैपिटलिस्ट स्टेट है और इस कैपिटल स्टेट के होने की वजह से जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको ख़त्म किया गया 1979 में, इसी का इम्पैक्ट था। और राइट टू इनकम दोस्तों जो था वो भी हटा आपका, क्योंकि प्रॉपर्टी जब हटा, क्यों, क्योंकि दोस्त सोशल इनइक्वलिटीज़ आनी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि राइट टू प्रॉपर्टी हटने से क्या चेंजेस आए इंडियन सोसाइटी के अंदर। देखो, राइट टू प्रॉपर्टी जब फंडामेंटल राइट्स था और आज 301 ए के अंदर है, ये एक कानूनी अधिकार है आपके पास। जब ये फंडामेंटल राइट्स था तो अगर आज भी ऐसा नहीं कि आपसे भी कोई जो फंडामेंटल राइट्स था या आज नहीं है तो आपकी कोई ज़मीन जायदाद छीन लेगा, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अगर उस समय जब ये फंडामेंटल राइट्स था आपसे कोई भी ज़मीन ले लेता आपकी, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, क्योंकि भाई ये राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट्स था। लेकिन अब ये फंडामेंटल राइट्स ना होने की वजह से अब आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस होगा। और इसी कल्याणकारी राज्यों में वेलफेयर जो योजनाएं हैं सरकार की, उसमें बहुत दिक्कत आती है सरकार को। कुछ भी होता है सरकार उसकी ज़मीन लेती, भाई ला सरकार जितनी ज़मीन ले रही है, हमें वेलफेयर योजनाएं कुछ काम करना है। यहाँ पे बनता बोलता भाई ये तो फंडामेंटल राइट है, भाई तू कैसे छीन लेगा। बंदा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता, सुप्रीम कोर्ट सरकार को फटकार मारती, सरकार को दिक्कत आती, चल भाई बंद करो यार, ख़त्म करो, राइट टू प्रॉपर्टी हटा वहाँ से। संशोधन किया गया 1979 में, मोरारजी देसाई की सरकार थी, ख़त्म कर दिया गया, है ना भाई। चलिए, और सोशल इनइक्वलिटीज़ की बात यहाँ पे आई, ये कहा है दोस्तों किसने, AR देसाई ने। अब दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, CP भामवारी की। दोस्तों भामवारी, इन्होंने क्या कहा, भंबारी इसको दोस्तों इनको कहते थे, भंबारी, यस, CP भंबारी। इन्हें दोस्तों बताया कि कॉन्फ्लिक्ट विद इन द रूलिंग क्लास, वीकनिंग ऑफ द स्टेट। जो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दोस्त रूलिंग क्लास पे, इसी ने दोस्त क्या कर दिया है, भारतीय राज्यों को काफ़ी वीक कर दिया है और इसी की बात इन्होंने उठाई है। इसी के बाद दोस्तों हमजा अलवी है, जिन्होंने ये कहा कि कांग्रेस, जब भारत आज़ाद हुआ था तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, तो भारत के अंदर तमाम क्लासेस के लोग, कास्ट के, रिलीजन्स के लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर थे। तो शुरुआत से ही दोस्त इंडिया के अंदर सभी क्लासेस को जगह मिलती रही है, लेकिन आगे टाइम टू टाइम देखा गया कि किस तरीके से जो सोशलिज्म या कैपिटलिज्म के नाम, तब तो ये ऐसे ही रहा, लेकिन असमानता बढ़ती चली गई और सोसाइटी के अंदर आप देख सकते हो आज इनइक्वलिटी है। कार्ल मार्क्स दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से पिक्चर को समझाता है। कार्ल मार्क्स क्या कहता है, ये हैं दोस्तों पैसे वाले लोग, राजा लोग, इनके नीचे धर्म है, जो पहले चल रहा था मिडिल पीरियड के अंदर, मिडिएवल पीरियड के अंदर, इनके नीचे दोस्तों जमींदार लोग हैं। अब आम लोग को दोस्त इस तरीके से वो सताते हैं। इन तीनों को दोस्तों मौज ही मौज है, सबसे ज़्यादा मौज इनकी है। और आज अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर दोस्तों राजा हैं, राजा यानी कि एक देश की सरकार, फिर दोस्तों जो आप कैपिटलिस्ट लोग को, बिजनेसमैन को। अब ये सरकार और कैपिटलिस्ट ये दोनों मिलकर आम लोगों के लेने में लगे पड़े भाई लेने में, यही चलता आ रहा है भाई आज। ये दोस्तों का है किसने, मार्क्सिस्ट अप्रोच ने, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच का कहना है कि स्टेट ही है मेन समस्या की जड़। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड अप्रोच पे, वो है गांधीयन अप्रोच, यानी कि गांधीवादी दृष्टिकोण। अब इनका क्या कहना है, चलिए हम दोस्त ये समझते हैं। नेचर ऑफ स्टेट
को बताने के लिए इन्होंने, गांधी जी ने कंसेप्ट ऑफ स्वराज की बात कही। यानी कि अगर हमें स्टेट का नेचर समझना है, प्रकृति समझना है, स्टेट का नेचर, एक इंसान हम जितने नहीं है भाई, वो इंसान बहुत अच्छा बिहेव किया, उसका नेचर बहुत अच्छा है, अक्सर ऐसा कहते हैं ना हम। तो सेम अगर स्टेट का नेचर हमें समझना है तो हमें स्वराज का कंसेप्ट समझना होगा, गांधी जी कहते हैं। अब यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे गांधी जी का क्या कहना है, यानी कि गांधीयन अप्रोच क्या है, हम पहले इसकी शुरुआत करते हैं इस लाइन के साथ कि एब्सेंस ऑफ फॉरेन रूल एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ये दो चीज़ तो दोस्त गांधी जी चाहते थे। गांधी जी के सिद्धांतों में दोस्त ये दो चीज़ सबसे ऊपर है। किसी भी विदेशी शासन का अभाव, यानी कि कोई भी विदेशी शासन हमारे देश के ऊपर नहीं होना चाहिए। एक राज्य के ऊपर, चाहे कोई सा भी स्टेट हो, उस स्टेट के ऊपर कोई भी विदेशी शासन नहीं हो। दूसरी बात, सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि खुद की सरकार हो उस राज्य के अंदर। यह है गांधीवादी दृष्टिकोण। तीसरी बात दोस्तों ये है कि इन्होंने एक स्टेट को नेसेसरी ईविल माना है। दोस्त स्टेट को इन्होंने नेसेसरी भी माना है, ये ज़रूरी भी है, और ये ईविल यानी कि दोस्तों ये बुरा भी है। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये कानून व्यवस्था को बनाता है, आपकी सुरक्षा करता है, डिफेंस देता है ना। एंड ये बुरा इसलिए है दोस्त, ये कोई भी काम के नाम पे आपके लिबर्टी के अंदर, आपके राइट्स के अंदर इंटरफेयर करता है। तो इसमें क्या होता है, हस्तक्षेप करता है ये आपके कामों के अंदर। दोस्त थोरू, क्या नाम है इनका, थोरू, इन्होंने क्या कहा है, लिबर्टीज एंड राइट्स, सेम जो इसकी बात चल रही, पहले इस लाइन को समझो, आपको समझ में आ जाएगा। दैट गवर्नमेंट इज द बेस्ट विच गवर्न्स द लिस्ट। क्या कहा दोस्तों इन्होंने, फिर समझना, इन्होंने ये कहा थोरू ने कि वो गवर्नमेंट सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करती है। क्या कहा इन्होंने, दैट गवर्नमेंट इज द बेस्ट विच गवर्न्स द लिस्ट। वो गवर्नमेंट सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करती है। और इस बात का गांधी जी ने सपोर्ट किया। गांधी जी एक स्टेट को वोलेंस स्टेट मानते थे, जो कि दंगे फसाद करवा सकती है, और दंगे फसाद कभी भी करवा सकती है भाई, है ना। इसलिए गांधी जी स्टेट को सिंबल ऑफ वोलेंस कहा करते थे। क्या कहते थे, सिंबल ऑफ वोलेंस, यानी कि हिंसा का प्रतीक माना करते थे। गांधी जी ने दोस्त इसी बीच ये भी कहा कि द इंडिविजुअल हैज़ अ सोल। एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के पास, इंसान के पास उसकी आत्मा होती है, बट द स्टेट इज़ अ सोललेस मशीन। स्टेट के पास कोई आत्मा नहीं होती है, वो लोगों का दुख दर्द नहीं समझती है। ये गांधी जी का कहना है मेरे दोस्त, जो कि इंडिया को इंडिपेंडेंट करवाने के लिए लड़ रहे थे। गांधी जी ने कुछ अपने एक्सपीरियंस साउथ अफ्रीका के भी बताए। उन्होंने ये बताया दोस्त कुछ एक्सपीरियंस साउथ अफ्रीका के, कि मोर एंड मोर पावर टू द स्टेट। अगर राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा पावर देते हो, इसका मतलब यह है कि उस राज्य के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वोलेंस होंगे। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये बात कही गांधी जी ने। राज्य का शक्तिशाली होने का मतलब है उस राज्य में क्रांतियाँ, वोलेंस, हिंसा, खून खराबे होना। ये गांधी जी की बात है। हिटलर पावरफुल हुआ, हिंसाएँ हुए, यहूदियों को मारा गया। मुसोलिनी पावर हुआ, हिंसाएँ हुए, जो स्टेट का विरोध कर रहा था उनको मारा गया। सेम चीज़ दोस्त गांधी जी ने इस समय रिपीट किया। एक लाइन दोस्त गांधी जी की मैंने पूरी स्टेटमेंट को बताऊंगा यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए। गांधी ने स्टेटमेंट क्या कहा है, आई लुक अपॉन एन इंक्रीज इन द पावर ऑफ द स्टेट विद ग्रेटेस्ट फियर। गांधी जी दोस्त कभी भी, जब भी उन्होंने मतलब कि सोचते थे, समझते थे, एक ही चीज़ उन्होंने कहा, जब भी स्टेट की पावर में इंक्रीज आती तो मेरे लिए बहुत बड़ा डर सा था, मैं डर जाता था। बिकॉज ऑल्दो वाइल अपरेंटली डूइंग गुड बाय मिनिमाइजिंग एक्सप्लोटेशन। लाइन को अच्छे से समझना दोस्त, इसलिए मैंने पूरी स्टेटमेंट को लिख दिया, गांधी की पूरी लाइन नहीं। बेशक है ना, जो दोस्त राज्य है वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छे काम भी करता है, एक्सप्लोटेशन को कम कर कर, शोषण को कम कर कर, इट डज द ग्रेटेस्ट हार्म टू मैनकाइंड बाय डिस्ट्रॉइंग। क्या करता है दोस्त, सही से समझना, इट डज द ग्रेटेस्ट हार्म टू मैनकाइंड। ये सबसे बड़ा हानिकारक है पूरे मानव जाति के लिए। क्या, बाय डिस्ट्रॉइंग इंडिविजुअलिटी विच इज एट द रूट ऑफ प्रोग्रेस। स्टेट दोस्त क्या करता है, सबसे बड़ी बात यह कि स्टेट आप सभी की इंडिविजुअलिटी को ख़त्म कर देता है। स्टेट व्यक्तिवाद को ख़त्म कर देता है। स्टेट एक व्यक्ति के लिए ना होकर कुछ समूह के लिए मात्र बन जाता है, और वो इस तरीके से
दंगे फसाद करवाने में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ये दोस्तों गांधी जी की स्टेटमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट लेना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। इसलिए मैंने आपको एक एक वर्ड समझा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको एग्जाम्स में किसी में दिक्कत ना आए, चाहे आपकी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम यूपीएससी की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। चलिए भाई, गांधी रिजेक्टेड द स्टेट ऑफ वेस्टर्न मॉडल, क्योंकि देखो हमेशा गांधी जी ने जो वेस्टर्न मॉडल है उसको हमेशा रिजेक्ट किया, चाहे वेस्टर्न कल्चर भी क्यों ना हो, हमेशा रिजेक्ट किया है। तभी धोती कुर्ता में भाई, धोती में भी सिर्फ है जिंदगी गुजार दी अपनी। डिस्ट्रॉय इंडिविजुअलिटी, क्यों? क्योंकि भाई जो वेस्टर्न मॉडल स्टेट है या वेस्टर्न स्टेट है, उन्होंने हमेशा से इंडिविजुअलिटी को ख़त्म कर दिया है, एक व्यक्तिवाद को ख़त्म कर दिया है। व्यक्ति एक पर्टिकुलर इंसान को सेंटर में ना रखकर हमेशा दोस्त स्टेट ने रिलीजन्स को, या दोस्त समझ लो तो बस इस तरीके से सेंटर में रखा है ताकि दंगे फसाद ही करवाए। इंडिविजुअलिज्म इज़ द रूट कॉज ऑफ प्रोग्रेस। गांधी जी का कहना था कि दोस्त कि इंडिविजुअलिज्म ही है जो हमेशा है प्रोग्रेस का कारण बनती है ना, मेन जड़ है इंडिविजुअलिज्म। तो गांधीज लव टू इंडिविजुअल्स फ्रीडम, गांधी जी हमेशा इंडिविजुअलिटी का, फ्रीडम का सपोर्ट करते हैं कि एक एक व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, दवा का स्वतंत्रता मिलना चाहिए। तो इसी बात को लेकर गांधी जी ने हमेशा इंडिविजुअल का जो मुद्दा उठाया है, इसी चीज़ को दोस्त लेकर गांधी जी को हमेशा से अग्रेसिव कहा जाता है, आक्रामक कहा गया, कुछ यानी कि विचारकों द्वारा इनकी क्रिटिसाइज किया गया इनकी, एंड एक अनार्किस्ट फिलोसफर कहा गया। जब भी दोस्त इंडिविजुअल की जब हम बात कर रहे होते हैं और स्टेट की इस तरीके से अपोज कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्त हम एक अनार्किस्ट कहला जाते हैं, और यही चीज़ गांधी जी को भी कह दिया गया। एंड क्लोज कनेक्शंस विद वॉयलेंस, किसका? स्टेट का। दोस्त स्टेट का वॉयलेंस के साथ बहुत क्लोज कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से इनको एक अनार्किस्ट फिलोसफर कह दिया, क्योंकि ये स्टेट को बिल्कुल इंपॉर्टेंस इस तरीके से एक बिल्कुल वॉयलेंस स्टेट में बोल रहे हैं गांधी जी, ठीक है। ये इनका आवाज़ है इस समय गांधी जी का। गांधी स्वराज मीन्स गवर्नमेंट बाय द कंसेंट, समझना भाई। गवर्नमेंट, जो गांधी जी का स्वराज का मतलब क्या था, आपको पहले ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पे, तभी आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। गांधी जी के स्वराज का मतलब था कि जो सरकार होगी वो सहमति से होनी चाहिए, कंसेंट से, सहमति से होनी चाहिए, एंड पार्टिसिपेशन, भागीदारी से बननी चाहिए, सहमति से और भागीदारी से बननी चाहिए। किसके? लोगों के। किसके? लोगों के। यानी कि एक देश के या एक राज्य के अंदर जो सरकार होगी वो लोगों की सहमति, लोगों की भागीदारी से बननी चाहिए। लेकिन दोस्त आज डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो है नहीं कि भाई डायरेक्ट डेमोक्रेसी से भाई सरकार चल जाए, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है आज। इसलिए भाई हम सब लोग मिलके, जनता मिलके चुनती है सरकार को और सरकार चलती है, और इस चीज़ को भाई गवर्नमेंट को चलाने का राइट तो जनता ही देती है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं भाई, पार्टिसिपेशन तो जनता। अब भाई आज आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, संविधान के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि जब भी सरकार कोई कानून बनाएगी तो वो जनता के साथ पहले विचार विमर्श करेगी, जनता से परामर्श लेगी, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। आप देख लो ना भाई, जब आज दोस्त जैसे कि कृषि कानून बिल के लिए भाई हमें किसान आंदोलन कर रहे हैं, सीए के लिए ये कर रहे हैं, अब इन सब चीज़ों के लिए विरोध करने से वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सरकार ने कोई बातचीत नहीं करी, कोई विचार विमर्श नहीं किया, सरकार ने जो ये कृषि कानून जो बिल है उसको लेकर आ गए। कृषि वाले ये कह रहे हैं, सारे किसान आंदोलन वाले ये कह रहे हैं। तो भाई कहीं संविधान में ये थोड़ी लिखा है कि सरकार कभी कोई कानून बनाएगी तो पहले जनता से डिस्कस करेगी, डिस्कशन होने के बाद सरकार कानून बनाएगी, ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन यही चीज़ दोस्तों गांधी जी कह रहे थे कि सरकार जनता के सहमति से ही कानून बनाएगी। समझे दोस्तों? यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए तो यहाँ पे आपको मैं कुछ फीचर्स बताता हूँ जो भी गांधीवादी स्टेट होगा, यानी कि जो गांधी के सिद्धांतों को फॉलो करेगा वो स्टेट किस तरीके से होना चाहिए, है ना। वो दोस्तों होगा एगलिटेरियन सोसाइटी, समतावाद, समतावाद जो इक्वलिटी पे बेस्ड हो, समानता पे। वहाँ पर दोस्त अनटचेबिलिटी क्या हो, नहीं होनी चाहिए। तो दोस्त ये भी समतावाद की हमने लिया कहीं ना कहीं, अनटचेबिलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जगह दिया गया है इसको भी, है ना। एंड स्पेशल केयर होना चाहिए किसके लिए? जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, है ना, समाज के जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनके लिए स्पेशल करना चाहिए। एंड पंचायती राज सिस्टम, शासन डेमोक्रेसी को डिसेंट्रलाइज करने के लिए, शासन का विकेंद्रीकरण करने के लिए, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए यही ये सिस्टम गांधी जी ने सुझाव दिया और उनका सपना था ये। और इस सपने को दोस्तों स्टार्टिंग में तो भाई
इंडायरेक्टली प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में जगह दे दिया गया था अनुच्छेद 40 के अंदर, लेकिन फिर भी दोस्त 1993 में जाकर इसको जगह मिल गई थी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 73, 74 पढ़ा होगा भाई आपने, नहीं वीडियो देखी तो जरूर देख लेना, पंचायती राज समझा रखा मैंने आपको उसमें कि इस तरीके से भाई क्या हो, पंचायती राज व्यवस्था हो ओवरऑल इंडिया के अंदर। तो ये दोस्त बातें हैं जो गांधीवादी स्टेट के अंदर होना चाहिए, जो गुड वेलफेयर के लिए है ना, और कह सकते हो कि जनता के कल्याणकारी के लिए दोस्तों पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, ह्यूमन बींग्स के विकास करने के लिए दोस्तों काफ़ी ज़रूरी है। इसी के साथ दोस्त ये चीज़ हमने देख लिया कि गांधी जी की काफ़ी आलोचनाएँ भी हुई, अनार्किस्ट तक कह दिएगा उनको, मार्क्सिस्ट की थ्योरी भी, इमेजिनेशन की बात हुई, लिबरल अप्रोचेस भी हुई लेकिन उसकी भी आलोचनाएँ की गई। तो दोस्त तीनों के द्वारा ही इंडियन स्टेट का पर्सपेक्टिव बताया गया अप्रोचेस के द्वारा कि लिबरल कहता है कि इंडियन स्टेट को बिल्कुल फ्रीडम होना चाहिए, है ना, लोगों को फ्रीडम चाहिए, डेमोक्रेसी वहाँ पे होनी चाहिए लोगों को, और इसकी आलोचना भी की गई इंडियन स्टेट की, सॉफ्ट स्टेट के और स्ट्रॉन्ग स्टेट में डिवाइड करके, है ना। मार्क्सिस्ट के द्वारा भी इंडियन स्टेट की आलोचना की गई, भाई स्टेट पता है आपको इनइक्वलिटी को जन्म देता है, और गांधी जी ने भी स्टेट की आलोचना करी और स्टेट के बारे में बताया है। तो दोस्त आज की इस वीडियो में जो हमारा तीनों अप्रोचेस के बारे में डिस्कस करना था वो टॉपिक वो दोस्त आज ही यहाँ पे अभी हमारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है दोस्त, आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ चुका होगा। एंड अगर आपका फिर भी कोई अभी भी ऐसा कोई डाउट है तो आप दोस्त मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। BA प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का दोस्त हमारे टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट। मैं दोस्त आपको एक बात खुशी के साथ बताना चाहता हूँ कि इस टॉपिक को भी हमने अच्छे से समझ लिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना। मैं चाहता हूँ ऐसे वीडियोस आपको और दूँ ताकि आप अच्छे से टॉपिक को डीपली समझो। किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझते हो तो आपको दोस्त रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप किसी भी एग्ज़ाम्स में आसानी से बैठ के समझे हुए टॉपिक को लिख सकते हो, बता सकते हो, किसी को और समझा सकते हो। भाई इतना तो मुझे आता है, ऐसे बोलोगे लोगों को, भाई इतना तो मुझे आता है यार, पढ़ रखा है मैंने भी, समझ रखा है मैंने। खैर दोस्त, कैसे लगी आपको ये वीडियो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इस टॉपिक के नोट्स नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक, आप चेकआउट कर सकते हो। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को रिकमेंड करना भाई, शेयर करना, ताकि मेरे ऐसे मोटिवेशन बने रहे और आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँ। दोस्त एक वीडियो को बनाने में भाई बहुत मेहनत लगता है और इस मेहनत को साकार आप सभी के प्यार से मैं कर पाता हूँ। मेरे को दोस्त नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद दोस्त, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।